ओम शांति। आज शक्तियों के पूजन का दिन है और सारी दुनिया आज शक्तियों का पूजन कर रही है और यहाँ हम शक्तिशाली कैसे बने उस पर क्लास अटेंड करने आए हैं, है ना। तो कुछ देर पहले हम विचार करेंगे, उसके बाद सुनेंगे। पहले खुद सोचेंगे फिर सुनेंगे। तो बिल्कुल शांत होकर बैठे और मैं जैसे जैसे कुछ प्रश्न आपके सामने रखती जाऊंगी, आप उन पर विचार कर। बिल्कुल शांत होकर बैठे। अपने आप को सभी कामों से, बातों से कुछ देर फ्री कर। और अपने आप से पूछे, मेरा ये 1 घंटा ये सेशन अटेंड करने का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा लक्ष्य शक्ति स्वरूप बनने का है? मैं आज आत्मिक शक्तियों के बारे में क्यों समझ रहा हूं? क्या मैं ये समझता हूं कि मुझे शक्तिशाली बनना है? मुझे शक्तिशाली क्यों बनना है? शक्ति क्या है? मेरे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है? क्या शक्ति का अर्थ दूसरे पर कंट्रोल रखना है या कुछ और है? मैं किस लक्ष्य से यहाँ बैठा? अपने आप से ये सवाल पूछे। हर व्यक्ति ज्ञान स्वरूप है। हर व्यक्ति को अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वयं मालूम है। ओम शांति। तो आपने सवाल पूछे, कुछ उत्तर आए ना, कुछों के उत्तर आए होंगे, कुछों के नहीं भी आए होंगे। अब मैंने तो कह दिया कि हर व्यक्ति के पास अपने सवालों के उत्तर होते हैं, लेकिन फिर हमें वो उत्तर मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। कभी अपने साथ बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछते ही नहीं। तो आज इस सत्र के दौरान कुछ घड़ियां हम अपने आप से सवाल पूछने में भी बिताएंगे। मैं जैसे जैसे प्रश्न करती जाऊंगी उत्तर भी बताऊंगी, पर उससे पहले आप भी विचार करते जाएंगे। बिल्कुल शांत होकर ये सेशन सुनेंगे। प्रश्न कम, अपने आप से प्रश्न ज्यादा पूछेंगे, इधर प्रश्न कम पूछेंगे।
इधर से मैं आपको उत्तर वैसे ही बताती जाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है, आज का सेशन का जो शीर्षक है अवेकनिंग योर स्पिरिचुअल पावर्स। अब हम स्पिरिचुअल पावर क्यों चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर क्या होती है, उससे पहले हम क्यों चाहते हैं स्पिरिचुअल पावर, ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं। मान लीजिए मैं आपको पूछती हूं, आप किसी की पल्स रेट चेक कर सकते हैं, आपको किसी का शरीर का ऑपरेशन करना आता है। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप कहेंगे नहीं, तो मैं कहूंगी आपके आपके पास पावर नहीं है, आपको समझ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ये करने की। तो आप कहेंगे क्यों, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, मुझे क्यों चाहिए ये कैपेसिटी। तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपको ये वाली शक्तियां या ये वाली एबिलिटीज नहीं चाहिए, करेक्ट। दूसरी बात है, मैं अगर आपको पूछती हूँ कि आपके शरीर में कितनी ताकत है, आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल लेता हूँ। मैं कही बस, मेरा नेबर है वो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चलता है या दौड़ता है। तो आप कहेंगे क्यों, वो इतना तेज क्यों चलता है, मैं क्यों मैराथन दौड़ता है। तो आप कहेंगे हाँ, तो मैं तो मैराथन नहीं दौड़ता ना, तो मुझे क्या जरूरत है, मेरे लिए 5 किलोमीटर पर आवर ठीक है, जो मेरा काम है, जो मेरी जीवन है, उसके लिए इतनी स्पीड ऑफ वॉकिंग ठीक है। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी कैपेसिटी की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति से वो सवाल पूछा जा रहा है उसकी आइडेंटिटी और उसका एम बहुत आवश्यक होता है। अगर आप एक डॉक्टर से इंजीनियर की एबिलिटीज की बात पूछेंगे तो कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन से पूछेंगे कि आप कितनी स्पीड पे दौड़ते हैं तो कहेंगे नहीं, वो मेरा तो क्षेत्र नहीं है ना, तो मेरा लक्ष्य ही नहीं है कि मैं बहुत तेज दौड़ूं, मेरा लक्ष्य है मैं बहुत पैसे कमाऊं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है और जो हमारा एम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमें कौन सी पावर जरूरी है, राइट। अब आज हम आध्यात्मिक शक्ति या स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में समझने के लिए बैठे हैं। पर सबसे पहले अगर हम आत्मिक शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहले ये पता करना होगा हम आत्मिक शक्ति के बारे में जानना क्यों चाहते हैं। क्या हम आत्मा हैं? क्या हमारा लक्ष्य आत्मिक है, आध्यात्मिक है? यदि हम आत्मा नहीं है और यदि मेरा लक्ष्य आध्यात्मिक नहीं है तो मुझे आध्यात्मिक शक्तियों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए क्लास करने से लक्षण नहीं आते, लक्ष्य से लक्षण आते। पहले मुझे अपना लक्ष्य चेक करना होगा। देखो, जिस रास्ते आपको जाना है उसका पता मैं आपको बताऊंगी तो आप उस रास्ते पर चलेंगे। अगर आपके हिसाब से वो रास्ता ही आपका नहीं है तो मैं कितना भी बताऊं उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले ये समझना है हमारा लक्ष्य क्या है और हम कौन है। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरे लिए आत्मिक शक्ति इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, बिजनेसमैन हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, तो फिर मेरे लिए आत्मिक शक्ति का कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले हम अपने आप से पूछें
ये जो अपने आप को बिजनेसमैन कहता हूं मैं, या इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, वाइफ, हस्बैंड, बच्चा, जो भी मैं अपने आप को कहता हूं, मैं वास्तव में हूं कौन? मैं वास्तव में हूं कौन? अब देखो, किसी ने लिख दिया लेट गो इज पावर, लेकिन लेट गो तो आप तब करेंगे ना जब आपके लिए आपकी ईगो से ज्यादा आपकी शांति इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए पैसे से ज्यादा आपकी शांति इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लेट गो कैसे करेंगे? फिर तो पैसा गया तो शांति जाएगी ही जाएगी, फिर आप उस बात को लेट गो करेंगे क्यों? इसीलिए ये पहले जरूरी है कि हम समझे हम कौन हैं और वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग एक बचपन से कहावत सुनते हैं, इफ health is lost, something is lost. If wealth is lost, nothing is lost. And if character is lost, everything is lost. Right? लेकिन क्या हम इसको मानते हैं? क्या मैं सचमुच समझती हूँ कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य की हानि हुई तो हाँ कुछ गया, और कैरेक्टर को क्या मैं समझती हूँ? क्योंकि आजकल तो कैरेक्टर मतलब जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं, पर वो तो कोई भी कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो क्या कैरेक्टर सचमुच वो है? तो इन प्रश्नों को हमें बड़ी गहराई से सोचना होगा। हम कौन हैं? कैरेक्टर की परिभाषा क्या है? किस चीज का खोना या रहना महत्व रखता है, किस चीज का खोना महत्व नहीं रखता है? इसलिए ये बात 1 घंटे की नहीं है। भले हम आज 1 घंटे सुनेंगे, पर ये पूरी जीवन की बात है और रोज के अभ्यास की बात है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, ये जो अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर, माता पिता, बच्चा, जवान, वृद्ध कहने वाली मैं कौन हूं? तो मैं आत्मा हूं जो मुख से ये बात कहती हूं। अब हम आत्मा कैसे हैं, क्या है, वो समझने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये मानना है आज कि मैं आत्मा हूं। अगर आपको आत्मिक शक्ति पर क्लास सुननी है तो तभी इट विल मेक सेंस जब आप अपने को आत्मा समझ कर बैठेंगे और आपका लक्ष्य आध्यात्मिक होगा। अब जब हम आत्मा कहते हैं तो कईयों को ये प्रश्न उठता है, पता नहीं हम आत्मा है या नहीं है, या क्यों कहा जाता है हम आत्मा है। तो उनकी भी बातें, उन बातों के भी उत्तर हैं और वो सब कोर्स में कराया जाता है। लेकिन आज हम एक छोटी सी बात समझेंगे। चलो, मैं नहीं जानती मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक मन है। सब सोचते हैं, राइट? सभी ऐसे हैं यहाँ बैठे जो सोचते हैं। एवरीबडी थिंक्स, है ना? हाथ उठाओ अगर सोचते हैं आप, है ना? तो सोचता कौन है? सोचता है मन, है ना? तो मन जो है वो सोचता है। हर एक के पास एक मन है। हर एक के अंदर 2 प्रश्न उठते हैं, ये करूं या ना करूं, यहां जाऊं या ना जाऊं, और उसका फिर आप निर्णय भी लेते हैं ना। कोई, कभी आप हाँ के साथ जाते हैं, कभी आप ना के साथ जाते हैं। तो ये जो डिसीशंस लेने वाला वो भी अंदर बैठा है। तो सोचने की शक्ति भी हमारे अंदर है, डिसीशंस लेने की भी शक्ति है। तो सोचने की शक्ति को कहा मन, अनुभव करने की शक्ति को कहा मन, और डिसीजन लेने की शक्ति को कहा बुद्धि। ओके? और हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी है। हर एक सेम सिचुएशन में सेम रिस्पॉन्स नहीं देते, सब अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो हर एक की अपनी पर्सनालिटी भी है। तो मन, बुद्धि और पर्सनालिटी तीनों हमारे पास है।
अब एक चौथा प्रश्न भी आप अपने अंदर विचार करना। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, कोई भी आपका बच्चा या आप जो भी, आप जिसका भी जन्म से जर्नी देखते आए हैं, आपकी याद में है, स्मृति में है, आपके कोई भाई बहन, तो क्या वो बच्चा बिल्कुल क्लीन स्लेट होकर पैदा होता है या उसके पास पहले से ही कुछ संस्कार या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी क्लीन स्लेट पैदा नहीं होता। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स पहले से होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो ट्विन्स हैं, एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, और दोनों जो बच्चे हैं वो देखने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन एक दोनों को जब दो तरफ माँ पकड़ती है तो एक दूसरे को प्यार करता है, दूसरा मारता है। और बिल्कुल बचपन में, अभी तो कुछ सीखा नहीं है, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो हर व्यक्ति जब जन्म लेता है ऑलरेडी वो कुछ न कुछ अपने साथ लाता है। तो इसका मतलब हम इससे पहले भी थे, इस शरीर में आने से पहले भी हमारा अस्तित्व था, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारी यात्रा रहेगी। तो हम आत्मा है, हमारे पास एक मन है, बुद्धि है, संस्कार है, संस्कार माना पर्सनालिटी ट्रेट्स, और हमारी जर्नी इस शरीर तक लिमिटेड नहीं है, वो इससे पहले और इसके बाद चलती है। तो एज अ सोल मेरा एम क्या है, या मैं आत्मा हूं तो मेरी रेलेवेंस क्या है, या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप देखो, जैसे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए आपकी पोजीशन, आपकी पोस्ट बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली में आपका क्या प्रभुत्व है, कितने लोग आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप शांत रहें, प्रेम स्वरूप रहें, खुश रहें, शक्तिशाली रहें। ये इंपॉर्टेंट है एज अ सोल, क्योंकि हमारे कई तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? पोस्ट पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप सैलरी लेते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप घर के बीच होते हैं तो कितने लोग आपकी बात मान रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपने को शरीर समझते हैं तो फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब आप अपने को आत्मा समझते हैं तो फिर क्या इंपॉर्टेंट होता है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 चीजों का स्तर आपके अंदर कितना है, ये एज अ सोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एज अ सोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखो, अगर मैं आपको पूछूं, शरीर तो 5 तत्वों से बना है, शरीर को तो वही 5 तत्व चाहिए, शरीर को कुछ और नहीं चाहिए। शरीर को पानी मिला, वार्मथ मिली, खाना मिला, ताजी हवा मिली, शरीर के लिए उतना पर्याप्त है। शरीर को प्यार शांति नहीं चाहिए। पर हम ये जो दिन भर मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए करते हैं, ये कौन कहता है? तो आप डेफिनेटली शरीर से कुछ ज्यादा है जो ये चाहिए चाहिए करते हैं। तो हम एक आत्मा है। हम, हर कोई आपको बताएगा कि सोल इज एन एनर्जी, पर आपको कोई ये नहीं बताएगा सोल किस तरह की एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी है, या केमिकल एनर्जी है, या थर्मल एनर्जी है, या एटॉमिक एनर्जी है। तो सोल कैसी एनर्जी है? तो सोल है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से बनी एनर्जी। ये आप है। और इसीलिए आपकी पावर, मतलब आपकी पावर से पहले आपकी क्वालिटी ये है। ये 7 चीजें आपकी क्वालिटी है। और जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप
अपने लक्ष्य को अपने रिसोर्सेस से पूरा कर सके. You have certain resources and you have a certain aim. If you can fulfill your aim with the resources you have, then you are a powerful person. All right. So that is the definition of power. कि powerful माना आपका जो लक्ष्य है वो आप अपने resources से पूरा कर सके. अब अगर मैं आत्मा नहीं हूं तो मेरा एम जो है वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति को बढ़ाना नहीं होगा. और फिर जब मैं पावर की इवैल्यूएशन करूंगी तो ये चीजें काउंट में नहीं आएंगी. जैसे आप देखिए कि हर व्यक्ति के अंदर आज पावर है, कुछ ना कुछ पावर हर एक के पास है. जैसे एक मेरे पास भाई आते थे तो मुझे कहते, दीदी आप लोग सहन शक्ति की बात करते हैं ना, मेरे पास तो बहुत सहन शक्ति है. तो मैंने कहा कैसे? तो कहते मैं तो बिजनेसमैन हूं ना, तो क्लाइंट कितनी भी बदतमीजी करे मैं सह लेता हूँ, कुछ भी करे मैं सह लेता हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, और घर में? तो कहते पता नहीं घर में क्या हो जाता है, बच्चे कुछ भी कहते हैं ना, ऐसा मन करता है 2 थप्पड़ लगाओ उनको. तो ऐसा नहीं है कि उसके पास सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति तो है, पर वो शक्ति कहाँ यूज हो रही है? जहां उसका लक्ष्य है. उसका लक्ष्य है पैसा कमाना, तो वहां पर वो शक्ति को यूज कर पा रहा है. और जहां उसका लक्ष्य नहीं है, उसके लिए परिवार का जो सानिध्य है या बच्चे के साथ रिस्पेक्टफुल होना उसका लक्ष्य नहीं है, तो वहां पर वो अपना पेशेंस खो देते हैं या उनके पास वो कैपेसिटी टू टॉलरेट वहां पर नहीं होती. तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है. तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी तो मेरा लक्ष्य ये बनेगा कि मैं शांत रहूं, प्रेम स्वरूप रहूं, सुख स्वरूप रहूं, खुश रहूं, आनंद स्वरूप रहूं. जब ये मेरा लक्ष्य है तो मेरी शक्तियां इस लक्ष्य के प्रति यूज होंगी, और तभी हम कहेंगे ये आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति है. क्योंकि अगर ये लक्ष्य नहीं है तो हम इस तरफ शक्तियों को नहीं लगा सकते. अब आप देखो, वैसे तो जब भी बात करो तो हर व्यक्ति कहता है मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए. लेकिन जब चॉइस की बात आती है तो खुशी को, शांति को और प्यार को नहीं चुनता, कुछ और चीजों को चुनता है, जहां पर उसका फायदा ज्यादा होता है, जहां पर उसकी ईगो को बूस्ट मिलता है, जहां पर उसे प्रॉफिट होता है, जहां पर उसे मान सम्मान मिलता है, उन बातों में वो चला जाता है. और जहां शांति मिलती है, जहां प्यार मिलता है, जहां खुशी मिलती है, उसको सेकेंडरी रख लेता है. क्यों? क्योंकि वो समझता फिर भी अपने आप को अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से ही एसोसिएट करते हैं, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चॉइस, उसकी चॉइस को रिफ्लेक्ट करती है. इसीलिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरी प्रायोरिटी शांति है, खुशी है, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद की अवस्था है. और जब मेरी ये प्रायोरिटी होगी तब हम आध्यात्मिक शक्तियों की बात कर सकते हैं. क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां माना वो शक्तियां जिससे आप किसी भी परिस्थिति में शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप रह सकते हैं. ऑलराइट. लेकिन इन कैपेसिटीज का महत्व आप तभी समझेंगे जब लक्ष्य आपका ये होगा. अब सबसे पहली बात है, ये शांति, ये खुशी, ये प्यार, सब इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? मुझे एक बार एक यूथ ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, दीदी खुशी में ऐसा क्या है जो हर कोई खुशी के पीछे भाग रहा है? यही शांति में क्या है जो आप ये ओम शांति संस्था में, है ना, आप इसको ज्वाइन कर या इसके तहत आप ये क्लासेस भी करा रहे हैं,
तो ये शांति और खुशी का महत्व क्या है? तो जब तक हम शांति और खुशी के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम शांति और खुशी को बरकरार रखने वाली शक्तियों के महत्व को कैसे समझेंगे? तो शांति और खुशी का क्या महत्व है वो पहले हम समझेंगे आज। तो शांति और खुशी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शांति और खुशी आपकी उस बैटरी का चार्ज है जिससे आपकी जिंदगी चलती है। आपकी जिंदगी जिस बैटरी से चलती है ना, उसका चार्ज ये शांति, खुशी, प्यार, प्योरिटी है। अब आपकी जिंदगी में क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है? तन, मन, धन और संबंध। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है ना? तन, मन, धन और संबंध। और ये चारों चीजें इस शांति और खुशी के फ्यूल से चलती है, शांति और खुशी की बैटरी से चलती है। ये जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति बताया है, इन 7 चीजों से ये जिंदगी की गाड़ी चलती है। कैसे? आप आज डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं उसमें 98% साइकोसोमैटिक है। माना अंदर जो अशांति है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, गमी है, उसके कारण शरीर में रोग हो रहे हैं। और आप जब आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता वर्क प्लेस में, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या आप वो टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे, या आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो लोग कहेंगे कि आपका मन ठीक नहीं है, आप छुट्टी ले लीजिए, या आप पहले अपने मन को ठीक करिए, तब आपका ध्यान काम में लगेगा, या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपकी जो निर्णय शक्ति है, एफिशिएंसी है, परख शक्ति है, उस सब का फाउंडेशन क्या है? आपका आध्यात्मिक फ्यूल, वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। जब अंदर ये ठीक है तो मन भी ठीक चलता है, तो पैसा भी ठीक आएगा, धन भी ठीक आएंगे, और फिर संबंध भी ठीक चलेंगे। जिस दिन आप खुश होते हैं तो आप मुस्कुरा कर बात करेंगे, प्यार से चलेंगे तो आपके साथ भी कोई प्यार से चलेगा। और जिस दिन आप स्वयं असंतुष्ट हैं, उस दिन आप यही समझते हैं इसके कारण मैं परेशान हूँ, इसके कारण दुखी हूँ, और उनको भी ब्लेम करते रहते हैं और खुद भी नाखुश रहते हैं। तो ये जो चारों पहिए हैं हमारी जिंदगी की गाड़ी के, वो तब दौड़ेंगे जब हमारे अंदर की बैटरी ठीक होगी। और उस बैटरी का चार्ज है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इसीलिए जब हम इस महत्व को समझते हैं कि खुशी, शांति, प्योरिटी, लव, ब्लिस, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तब हम वो पावर्स पर ध्यान देंगे जिनसे हम इन्हें बरकरार रख सकते हैं। आपने ये बात तो सुनी है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या कहते हैं यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, दोनों नहीं हो सकता। तो जब आप शक्तियों की बात हम करेंगे, मैं आज आपको आध्यात्मिक शक्तियां समझाऊंगी, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्तियों की चॉइस आप तभी लेंगे जब आपकी प्रायोरिटी, आपकी इनर पीस, इनर प्योरिटी, इनर हैप्पीनेस, ब्लिस की स्टेट, लवफुल स्टेट, ये आपकी प्रायोरिटी होगी, तभी आप वो चॉइस लेंगे। अब जैसे किसी ने कहा पावर टू लेट गो, है ना, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति है, पावर टू लेट गो, कि जाने दो, कोई भी बात हुई छोड़ो, है ना, उस बात को जाने दो। लेकिन उस बात को क्यों जाने दो? क्योंकि उस बात से ज्यादा आपकी पीस इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाने दो। और जितना जितना आपका लक्ष्य क्लियर होगा, आपके लक्षण भी आते जाएंगे। पहले आपको अपनी पीस की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, तभी आपके अंदर पीस को चूज करने की पावर आएगी, पावर टू लेट गो। यदि आप अपनी पीस को चूज नहीं करते हैं तो आप कभी लेट गो नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हम लेट गो कर नहीं पा रहे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि लेट गो करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है होल्ड ऑन करना।
जो बदला लेना चाहता है वो लेट गो कैसे करेगा? जिसको लगता है बदला लेने में जीत है वो लेट गो कैसे करेगा? जिसको लगता है शांत रहने में जीत है या अपनी इनर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एक्सटर्नल विनिंग, वो लेट गो करेगा। तो इसलिए जब हम लेट गो की बात करते हैं तो पावर एक्सरसाइज कब होगी? जब आपका लक्ष्य है कि मैं शांत रहूं, खुश रहूं, और आपको ये पता है कि आप आत्मा है और आपकी यात्रा इससे बहुत लंबी है, इस सेकंड से लंबी है, इस दिन से लंबी है, इस हफ्ते से लंबी है, इस महीने से लंबी है, और आपकी यात्रा इस जीवन से भी लंबी है। जिस शरीर में आप आज बैठे हैं इससे भी लंबी आपकी यात्रा है। जब आप इस बात को समझते हैं तब आप इस सेकंड की बात को लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो ये है, people will come and go, situations will come and go, but you will live with yourself forever. So you better be good to yourself. जिस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा वो चला जाएगा, कल हो सकता है वो आपके जीवन में हो या ना हो, या अगर वो आजीवन भी आपके साथ रहेगा तो शरीर छूटेगा तो आपका और उसका बिछड़ना हो जाएगा, लेकिन आपको तो शरीर से भी आगे जाना है। और जब आपको अपने साथ रहना है हमेशा, तो आपको अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की संतुष्टता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं वो आपके जीवन का सत्य है और आपको उस सत्य को हर सेकंड फील करना होता है। इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड to our understanding that I am a soul, and to our aim that I want to be a peaceful, loveful, blissful, happy entity. I want to choose peace, love, happiness, bliss over everything else. और अगर ये लक्ष्य है तो पावर्स काम करेंगे। अब एक जो और पावर है वो है पावर टू विथड्रॉ। पावर टू विथड्रॉ में चित्र हम दिखाते हैं कछुए का। एक कछुआ होता है ना, वो जैसे ही डेंजर आएगा तो अपने अंगों को अंदर समेट लेता है ना। कोई भी ऐसे खतरे की बात होगी तो सारी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है और अपने शेल के अंदर चला जाता है, और उसको वो जो बात है वो अफेक्ट नहीं करती, वो जो खतरा है वो अफेक्ट नहीं करता। और हम क्या करते हैं, अब आप देखो, पावर टू विथड्रॉ सबके पास है। सबको पता है कि सुनते हुए भी कैसे नहीं सुनना है, देखते हुए भी कैसे नहीं देखना है। जैसे कछुए की इंद्रियां होती हैं, ऐसे हमारी भी इंद्रियां हैं ना, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। अब सबको पता है कि आंख खुली है, कान खुले हैं, लेकिन सुनते हुए भी सुनना कैसे नहीं है, देखते हुए भी देखना कैसे नहीं है, ये कला आती सबको है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही है कि हमें सबको आता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जिस समय आपका कोई अच्छा मित्र होता है जिसको आप चुप रहो नहीं कह सकते, वो आपको बहुत बोर कर रहा होता है ना, अपनी लंबी लंबी कहानियां सुना रहा होता है, बातें सुना रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप बैठे होते हैं पर सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते, है ना। और आप ऐसे ही हाँ हाँ ना ना अच्छा 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 करते रहते, और फिर कहीं आप गलत जगह पर हाँ बोल देते हैं या ना बोल देते तो पकड़े जाते हैं। फिर वो कहता है अच्छा ये बात हाँ है, तो कहते हैं, नहीं 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 तुम क्या कह रहे थे, एक बार रिपीट करना। ठीक है, तो ये जो पावर टू विथड्रॉ है, या सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना, वो आप यूज तो बहुत बार करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं, जहां आपका लक्ष्य कुछ और होता है। जैसे फ्रेंड के सामने बैठना है पर वो बोर कर रहा है, तो बोर नहीं होना है, तो इसलिए आप उस पावर को यूज करते हैं। अब मान लीजिए कोई आपको कड़वी कटीली बातें बोल रहा है
जो बातें आपको कल परसों 5 साल तक डिस्टर्ब करने वाली है, ठीक है। आप उन बातों को आप कछुआ नहीं बनते सुनते हुए, ऑक्टोपस बन के पूरा सुनते हैं, है ना, आठों बाहें पसार के पूरी उस बात को अंदर समाते हैं। क्यों, है ना। और ये भी कहते हैं आपने ऐसे नहीं कहा था, ऐसे भी कहा था, ऐसे भी कहा था, और फिर ये भी कहा था, और ये जो आपने कहा था ये मैं अगले पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला। क्योंकि हम यही नहीं समझते कि किसी की कड़वी कचीली बातें याद करने से हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है, या हमारी अवस्था कोई खुशी और शांति वाली नहीं बन रही है, ऑपोजिट बन रही है। तो हमारे अंदर किसी की कड़वी कचीली बातें लेकर उसको याद रखकर उसको जिंदगी में कई बार ताने मारने का महत्व तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस बात से विड्रॉ कर कर अपनी शांति को चूज करना चाहिए। अब कैपेसिटी तो है, पर कैपेसिटी यूज तो तब होगी ना जब इंपॉर्टेंस होगी अपनी शांति और खुशी की, है ना। अब आप देखिए, कोई आपको सड़ा हुआ फल देता है, मान लीजिए कोई आपको अनार देता है और उसको आप खोलकर देखते हैं वो सड़ा हुआ है, तो आप उसे खाते हैं? नहीं खाते, फेंक देते हैं। लेकिन कोई आपको सड़ी गली बात देता है तो आप उसे रखते हैं, बिल्कुल संभाल कर रखते हैं, और फिर वो बात सालों साल बदबू देती रहती है, अंदर गंदगी पैदा करती रहती है, उसमें कीड़े पनपते रहते हैं, लेकिन उन बातों को हम छोड़ते नहीं, जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारी अपनी अंदर की स्वच्छता, हमारे मन की शांति, स्वच्छता, खुशी का महत्व क्या है। हम दुनिया में साड़ियों का, कपड़ों का, गहनों का, पैसे का, प्रॉपर्टी के महत्व को जानते हैं, हम अपनी शांति के महत्व को नहीं जानते। वो शांति जो हमारी बैटरी का चार्ज है। इसीलिए हम विड्रॉ करना जानते हैं, पर हम वहां विड्रॉ नहीं कर रहे। और दूसरी बात है, क्योंकि आत्मा वो बैटरी है जिससे सब कुछ चलता है, तो यदि हम राइट जगह पर चॉइसेस नहीं लेते ना, अगर अगर आज हम अपनी शांति खुशी को चूज करने के लिए पावर टू विड्रॉ यूज नहीं करते, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास ये पावर अवेलेबल नहीं होगी। फिर आप जहां भी चाहेंगे वहां आप इसे यूज नहीं कर सकेंगे। अभी तो आप इसे सिलेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं ना कहीं कहीं, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब आप चाहेंगे विड्रॉ करना और कर नहीं पाएंगे। चाहे आप किसी के बोरियत में ही क्यों नहीं विड्रॉ करना चाहे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की ये शक्ति धीरे धीरे क्षय हो रही है, क्योंकि आप अपने गुणों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। जितनी आत्मा शक्तिशाली उतना ही मन शक्तिशाली। अगर आप आत्मा अपनी प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे तो फिर मन भी धीरे धीरे सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए फाउंडेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखो, पावर टू टॉलरेट, सहन करना। तो सहन करने का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, है ना। भाई बिजनेसमैन है, पैसा कमाने के लिए सहन कर लेता है, लेकिन अपनी आंतरिक शांति के लिए सहन नहीं करता, राइट। अब सहन शक्ति हमारे अंदर है, किसी ने कोई बात कही तो उस बात को जाने दो। सहन शक्ति का एक बहुत सुंदर चित्र आता है, एक फलों से लदा हुआ वृक्ष है, और एक बच्चा उस वृक्ष पर पत्थर मार रहा है, लेकिन वो वृक्ष उस बच्चे को पत्थर वापस नहीं कर रहा, फल वापस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के पास फल ही है। तो हम आत्मा के पास इतनी शक्ति है कि हम कड़वे के साथ मीठा रही, पत्थर मारने के वाले को फल दे सके। लेकिन वो हम कब देंगे? जब हमें समझ आएगा कि जो हम देंगे वही हम बनते जाएंगे। जो हमें मिलेगा वो हम नहीं बनेंगे, जो हम देंगे वो हम बनते जाएंगे।
इस आध्यात्मिक नियम को समझेंगे तो हम ये प्रायोरिटी रखेंगे कि चाहे कोई हमें कुछ भी दे, हम वो देंगे दूसरे को जो हम बनना चाहते हैं। आपको ये बात ठीक लगी कि जो हम देंगे वो हम बनते जाएंगे, जो हमें मिलेगा वो हम नहीं बनेंगे। जैसे आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो सबसे पहले वो प्यार क्रिएट कौन करता है? आप करते हैं। तो प्यार सबसे पहले मिलता किसे है? आपको मिलता है। और अगर आप प्यार क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको महसूस जरूर करेंगे, और जब आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो 10 में से 8 बार आपको प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा, तो वो आपको डबली वापस आता है। तो जिस चीज को आप चाहते हैं कि आपको वापस मिले उसको आप दीजिए, वो मत दीजिए जो दूसरा आपको दे रहा है ना। जैसे आप जाते हैं ना गिफ्ट, शादियों में गिफ्ट्स देते हैं या बर्थडेज पर गिफ्ट्स देते हैं, तो क्या करते हैं कि जिसने जो गिफ्ट दिया था, जैसे किसी ने आपके परिवार में कोई जन्मदिन था तो उसने 500 रुपए दिए थे, तो आप क्या करते हैं उसका हिसाब रखते हैं और उसको 500 ही देते हैं, है ना। हिसाब रखकर इक्वल दे देते हैं। अब मान लीजिए आपको अगली बार 1000 रुपए चाहिए बर्थडे पर, तो आप क्या करो, उसके बर्थडे पर 1000 रुपए दो, तो वो चलन बदल जाएगी। फिर वो कॉपी करने लगेंगे और वो आपको 1000 रुपए देंगे अगली बार। तो ऐसे ही आप वो मत दीजिए जो सामने वाला आपको दे रहा है, आप वो दीजिए जो अगली बार आप चाहते हैं सामने वाला आपको दे। और ये शक्ति आप में कब आएगी? जब आप इस आध्यात्मिक नियम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। और अगर आपको ये फोकस राइट है कि मैं अपने जीवन को कैसा चाहती हूँ, तो आप उस अकॉर्डिंगली देंगे, चाहे आपको कोई कुछ भी दे। यू गिव द थिंग यू वांट टू रिसीव। इससे सहन शक्ति आएगी, लेकिन इन आध्यात्मिक नियमों को अपने अंदर धारण करना होगा। समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, वो कब आती है? जब आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है ना। जैसे आपको पता है कि आप में से अगर किसी ने इलेक्शन ड्यूटी की होगी, तो इलेक्शन ड्यूटी में क्या होता है कि बहुत सारी अड़चने आती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उस इलेक्शन ड्यूटी में, बूथ में, सब चीजों में। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होता है कि ये जो बूथ में ड्यूटी करना है ये पार्ट ऑफ माय जॉब है, और अगर मुझे नौकरी में रहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, वरना तो इसके बहुत सख्त परिणाम होते हैं। तो क्योंकि आपका जो अटेंशन है वो अपने लक्ष्य पर होता है, तो आपके लिए सब कुछ सहना आसान हो जाता है, एडजस्ट करना आसान हो जाता है, हर बात को समाना आसान हो जाता है। आपको कभी कभी एक ऐसी टीम मिल जाती है जिसमें से हर मेंबर आपसे बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये काम कलेक्टिवली होना है और इस काम को खत्म करके हमें अपने अपने रास्ते चले जाना है, हमें एक दूसरे में नहीं फंसना है, हमें काम के टारगेट को देखना है। तो जब आपके अंदर ये शक्ति होती है तो आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। ऐसे ही यदि आपका लक्ष्य ये बन जाता है कि मुझे शांत रहना है और सबको शांति देनी है, चाहे हमारे बीच कितने भी डिफरेंसेस हो, उनके कारण मुझे अशांत नहीं होना है, ना मुझे ऐसा कोई कर्म बनाना है जिससे दूसरे को अशांति हो। तो इस लक्ष्य के साथ आप छोटे मोटे डिफरेंसेस को, ऊपर नीचे की बातें को एडजस्ट कर लेंगे, है ना। जैसे आप देखो, अगर आपको दिन भर के बाद शाम को आकर कहीं ट्रैवल करना है, या कोई काम है आपको, या किसी पार्टी में जाना है, तो आप क्या करते हैं? उस दिन जो अड़चने आती हैं उनको आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका मूड ठीक होना चाहिए शाम तक। और जिस दिन आपको पता होता है कि घर जाके सो जाना है, उस दिन आप क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों में भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है।
तो जिस आत्मा का लक्ष्य होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ दिस जर्नी कैसा रहना है, उसके अंदर एडजस्ट करने की पावर होती है। ये भी आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन जो फाउंडेशन है उस पर ध्यान देंगे तभी शक्तियां आएंगी। इसके बाद आती है परखने की शक्ति। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है। वो परखेंगे कब? जब आपके समय की कीमत होगी, जब आपके जीवन का महत्व होगा, है ना। आज आप देखो, एक स्टूडेंट है, तो आज ही मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने उसको, उसके माता पिता कंप्लेंट कर रहे थे कि ये मेरा बच्चा है ना, दिन भर आजकल इंटरनेट पे बैठा रहता है और पढ़ता नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि पढ़ते क्यों नहीं हो? तो कहता है दीदी वो जो एग्जाम के लिए पढ़ रहा था ना, वो एग्जाम तो अभी इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है, तो अभी किसके लिए पढ़ूं? तो क्योंकि कुछ पढ़ने का लक्ष्य ही नहीं है, तो मैं फिर इंटरनेट पे बैठा रहता हूँ। तो मैंने कहा पर टाइम तो प्रेशियस है ना। बोले पर दीदी इसका कोई वैल्यू भी तो नहीं है ना, क्योंकि इस टाइम को मैं अगर पढ़ के भी अगर बिताऊंगा तो भी जब एग्जाम अनाउंस होगा तब तक मैं फिर भूल चुका हूँ, फिर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ अभी मैं इंटरनेट देख लेता हूँ, बाद में ही पढ़ लूंगा। तो जिसका लक्ष्य नहीं है उसके लिए ये जो परख है, मैं अपना टाइम कहाँ लगाऊं। आप देखो लक्ष्य के साथ ये परख शक्ति कितनी बदल जाती है। एग्जाम है तो ये चॉइस लेंगे कि हाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नहीं है तो ये चॉइस लेते हैं कि अभी इंटरनेट देखना इंपॉर्टेंट है। ये भी समझेंगे कि ये टाइम ना बीत जाए, उसके बाद तो पढ़ने का टाइम आ जाएगा। तो अभी के टाइम का पूरा निचोड़ लेते हैं या पूरा जो उसका लुत्फ है वो उठा लेते हैं, ताकि जब पढ़ने का टाइम हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो परख शक्ति है, ये जिस तरह की आपका महत्व होगा आपकी जीवन का, आपके समय का, उस हिसाब से आप परखेंगे आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या प्रायोरिटी है, क्या नहीं है। ये सारी बातें बदल जाती हैं जब आपका लक्ष्य बदलता है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन को या आध्यात्मिक जीवन को या आध्यात्मिक स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं देगा जिसके जीवन का लक्ष्य शांति या खुशी नहीं। वो व्यक्ति मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकालेगा जिसके जीवन की प्रायोरिटी शांति और खुशी नहीं है ना। इसीलिए आजकल जैसे ही इंटरनेट की बात आएगी कि आप कितने घंटे यूज करते हैं, तो कहेंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। लेकिन कहेंगे कि आप मेडिटेट किया करो 1 घंटे, तो कहेंगे दीदी टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी परख क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो हमारे लक्ष्य पर डिपेंड करती है। और इसके बाद निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति, हम सेकंड बाय सेकंड क्या चॉइसेस ले रहे हैं, क्या डिसीशंस ले रहे हैं, वो हमारी निर्णय शक्ति पर डिपेंड करता है। आप देखो एक व्यक्ति का ऑफिस में कुछ झड़प हो गई उसके बॉस के साथ, है ना, और बॉस ने उसको कुछ 2-4 बातें कह दी, तो उसने फट से रेजिग्नेशन अपना सबमिट कर दिया और आ गया, और कहता है मुझे ऐसे जॉब में नहीं रहना है जहां इज्जत नहीं है। लेकिन फिर जब 6 महीने जॉब नहीं लगी तो फिर कहता है चाहे इज्जत हो चाहे नहीं हो, जॉब मिलनी चाहिए। तो सेकंड बाय सेकंड हमारे डिसीशंस हमारी अवस्था पर डिपेंड करते हैं। अगर हम ईगो में बैठे हैं तो हम गलत डिसीजन ले लेंगे। एक बहुत सुंदर कहावत है, डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, डू नॉट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, एंड डू नॉट डिसाइड व्हेन यू आर सैड। जब हम इमोशनल होते हैं, जब हमारे अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो हमारी डिसीजन पावर काम नहीं करती। जब हमारी प्रायोरिटीज राइट नहीं होती तब हमारी डिसीजन पावर काम नहीं करती, तब हम गलत फैसला ले लेते। तो इसीलिए
Decision power is an ability of a wise soul. इसके बाद आती है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस. पावर टू फेस, जितनी भी अड़चने आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उसको हमें फेस करना है. लेकिन फेस कर कर कहाँ जाना है, जब उस पर नजर रहती है तो फेस करना बहुत आसान हो जाता है ना. वरना छोटी सी कोई हिंड्रेंस आई और हम हथियार डाल देंगे, क्योंकि हमारा उसके आगे का कोई लक्ष्य नहीं है. जैसे जिस बच्चे को ये दिखाई देता है, उसके विजन में आ जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो टॉर्च जलाकर, लैंप जलाकर भी पढ़ लेगा, हर तरह की परिस्थिति को फेस कर लेगा. क्यों? क्योंकि उसको अपने भविष्य के प्रति ये विजन है कि मुझे ये बनना है. और उस आत्मा के लिए कोई भी बात बड़ी नहीं होगी, कोई भी विघ्न बड़ा नहीं होगा. जब परिस्थिति तब बड़ी लगती है जब गोल नहीं होता लाइफ में, और जब गोल होता है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं लगती. लगेगा छोटी सी बात है, क्या हो गया, ये तो आई है और चली जाएगी, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो तो मुझे मिलना चाहिए, है ना. किसी को भी ये याद है क्या जर्नी कैसी रही? सबको याद है कि मंजिल पर पहुंचकर कैसा लगा. लेकिन जब जर्नी के समय मंजिल याद रहे, तब तो हमारे अंदर उस जर्नी की वैगरीज या ऊपर नीचे की बातें सामना करने की शक्ति आई. तो ये है सामना करने की शक्ति. और लास्टली पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति, है ना. नो मैन इज एन आइलैंड, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. हर व्यक्ति को सहयोग चाहिए होता है. कोई बोलने का सहयोग देता है तब जब कोई सुनने का सहयोग देता है ना. कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सहयोग किसी ना किसी से चाहिएगा. लेकिन सहयोग देने और सहयोग लेने की आत्मा में ताकत होनी चाहिए. मैंने ये भी देखा है कि किसी किसी के अंदर सहयोग देने की ताकत होती है ना. कोई खाना बना रहे, वो हेल्प कर देते, लेकिन खुद बना रहे तो किसी को पूछ नहीं सकेंगे कि आप आइए थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए. किसी के अंदर सहयोग लेने की ताकत नहीं होती, किसी के अंदर सहयोग देने की ताकत नहीं होती. कोई कहेगा अगर मुझे करना है ना तो मैं ही पूरा कर लूंगा, आप है बिल्कुल हट जाइए, और अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरा कर लीजिए. लेकिन जब हम सब मिलकर अपनी अपनी प्रोफिशिएंसीज के साथ काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, और जब वो डिवीजन एक्यूरेट होता है हर एक की स्किल के अनुसार, तो जो आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है. हर व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता होती है, और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशेषता होती है. लेकिन जब हम सहयोग देंगे तब जाकर, और सहयोग लेंगे तब जाकर संगठन में काम अच्छा होगा. लेकिन अगर हम लक्ष्य को सामने रखेंगे कि काम जरूरी है, हाँ इसकी ये विशेषता है लेकिन इसमें ये कमी है, मुझे इसकी विशेषता का लाभ मिल रहा है तो मुझे इसकी कमी के साथ भी सहयोगी बनना पड़ेगा, है ना. क्योंकि हमें हर एक का गुड पॉइंट तो अच्छा लगता है कि इसके अंदर ये विशेषता है, लेकिन जिस उसके अंदर जो कमी है वो हमें अच्छी नहीं लगती, है ना. कोई काम बहुत करता है लेकिन वो बातें भी बहुत करता है, तो हम कहेंगे काम करे लेकिन डिस्टर्ब ना करे मुझे, चुपचाप काम करे. लेकिन अगर वो काम करने में आपको सहयोग दे रहा है तो आपको उसकी बातें सुनने का सहयोग तो उसको देना पड़ेगा, या उसको अपनी शांति का सहयोग देकर शांत करना पड़ेगा. तो ये सहयोग देना भी एक शक्ति है. लेकिन जब हम समझे कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हम मिलकर कुछ ऐसा करें जो हम इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे, और हम सब मिल जाए तो हम बहुत बड़ा फोर्स है. जब इस बात की रियलाइजेशन होती है तो हम सहयोग देने और लेने की शक्ति को धारण करते हैं. तो समझ आया? पावर टू विथड्रॉ, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट या एकोमोडेट, पावर टू डिसर्न, परख शक्ति, पावर टू डिसाइड, निर्णय शक्ति, पावर टू फेस,
सामना करने की शक्ति और पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। हम कौन हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, इन 2 प्रश्नों से। और जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है तो लक्षण नहीं आ सकते। शक्तियां लक्षण है, और लक्ष्य है कि आप एक आत्मा है और आपकी शांति, खुशी, शक्ति, प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था, पवित्रता की स्थिति, ये आपकी प्रायोरिटी है। जब ये लक्ष्य होगा तो ये लक्षण जरूर आ जाएंगे। ओम शांति। कुछ घड़ियों के लिए एक अभ्यास करेंगे। हम अष्टभुजाधारी देवियों की पूजा करते हैं। आज आपको ये भी पता चला कि वो जो 8 भुजाएं हैं वो सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि कोई 8 भुजाएं होंगी किसी की। अगर किसी के 8 हाथ हो तो वो कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा किसी के लिए, है ना। तो ये जो 8 भुजाएं हैं ये प्रतीक है हमारी 8 शक्तियों का। तो आप अपने आप को अपनी डिविनिटी में स्थित करेंगे। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और अपनी इन अष्ट शक्तियों को अपनी 8 भुजाओं के रूप में अभी ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको एक कमेंट्री दूंगी और उसके साथ साथ आप अवस्था में स्थित हो जाएंगे। चलिए शांत होकर बैठे। अपने आप को अनुभव करें। मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली बैटरी, एनर्जी हूँ। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति पर स्थित हूँ। दोनों आंखों के बीच मैं आत्मा एक चमकते सितारे की तरह स्थित हूँ। मैं एक दिव्य सितारा, पवित्र और शांत सितारा। अपनी दिव्यता, पवित्रता को उसके प्रकाश को अपने चेहरे और शरीर के हर अंग में अनुभव करें। मेरी पवित्रता का प्रकाश मेरे चेहरे और मेरे शरीर के हर अंग को शीतल और शांत करता चला है। मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली प्रभामंडल बन रहा है। देवियों को जिस प्रकार अष्टभुजाएं दिखाते हैं,
ऐसा अनुभव हो रहा है मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से भरपूर एक बहुत शक्तिशाली और एक फील्ड जनरेट कर रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे आज नवरात्र का स्पेशल भोग लगेगा। परमात्मा को हम सभी संगठन में भोग स्वीकार कराएंगे। आप जहाँ बैठे हैं आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप वहाँ बैठे अपनी सुंदर आत्मिक स्थिति में परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उनका आह्वान कर उनको भोग स्वीकार करा रहे और हम भी यहाँ उसी अवस्था में भोग स्वीकार कराएंगे। अभी गीत बजेगा, उस गीत के दौरान आप ऐसा अनुभव करेंगे आप ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी पर बैठ परमपिता परमात्मा को आह्वान कर रहे हैं और उनका प्रकाश आप तक पहुंच रहा है और आप बहुत प्यार से उनको यही भोग जो यहाँ लग रहा है वो स्वीकार करा रहे हैं। आप इस परिवार के सदस्य हैं। हम सभी पारिवारिक रूप से सामूहिक रूप से आज शिव बाबा को परमपिता परमात्मा को नवरात्र का भोग स्वीकार करें। ओम शांति। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नवरात्रि का विशेष भोग जो बाबा को स्वीकार कराया गया और हम भी सूक्ष्म में स्वीकार करेंगे और कल जो आ सकेंगे वो आकर स्वीकार करेंगे। देखते हैं। ये है इंद्रहार, ये है मखाना खीर, ये है भरवा बैंगन, ये है राइस, एप्पल, अमृत, मोहन थाल, तिल गुड़ लड्डू, ये है अनारदाना गोली,
ये भी बनाई गई है। ये है पंजाबी मसाला मठरी और ये है मिनी बाकरवाड़ी। और ये है पनीर नगेट। तो ये भोग बाबा को आज स्वीकार कराया गया था, नवरात्रि का विशेष भोग। आप सभी बच्चों को कल हार्दिक निमंत्रण है। कल जो भी दिल्ली में है या जो बाहर से भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले, तो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच और शाम को 5 से 8 के बीच जो भी उपस्थित हो सके, बाबा का भोग स्वीकार करने का सबको अधिकार है। सभी को निमंत्रण है बहुत बहुत। और जो नहीं भी आ सकते, अभी जब भोग लगाया, आप सभी को वहां इमर्ज भी किया और खिलाया भी। आपको स्वाद आया? है ना, सूक्ष्म में सभी को इमर्ज किया भी और भोग भी स्वीकार कराया। और जरूर कभी ना कभी जब भी आप यहाँ होंगे, आप जरूर पधारें और बाबा के घर में भोग स्वीकार करते जाए। ओके, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। ओम शांति।